नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच वाद विवाद और ट्विटर वार तेज हो गया है। जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज ने PCC चीफ कमलनाथ को झूठा बताया। सीएम शिवराज ने तुलसीदास की चौपाई सुनाकर कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तुलसीदास की चौपाई कमलनाथ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ ही चबैना। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह को जवाब देते हुए ट्वीट किया है, शिवराज जी, आप झूठ की मशीन हैं, ये तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है, लेकिन आप वैचारिक रूप से इतने दरिद्र और मर्यादा विहीन हैं, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज आपने रामचरितमानस की वो चौपाई पूछी है जो दिनांक 10 फरवरी 2023 के प्रश्न में मैंने आपसे पूछी थी। कमलनाथ ने ट्विटर वॉर छेड़ते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। आज मैं फिर कह रहा हूं, कमलनाथ जी, आपने अपने महाझूठ पत्र में यह वादा किया था कि देवी अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत बेटियों को फ्री शिक्षा और रियायती दरों पर 2 पहिया वाहन के लिए ऋण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह आज एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत सतना पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की और वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आते ही लाडली बहनों का ख्याल आ गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है। वहीं उन्होंने धर्म पर आरोप लगाया, भाजपा राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रही है कहा। साथ ही उन्होंने अमित शाह पर भी निशाना साधा। वहीं आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। और लाडली बहनों का ख्याल कब आया है? जबकि चुनाव के 7 महीने बचे हैं। यही लाडली बहना इतने सालों से इंतजार कर रही थी, तब आप कहाँ थे? और ये मेरा आरोप है कि ये आदिवासियों पे खर्च किया जाना वाली राशि ये दुरुपयोग करके अपने इन भीड़ इकट्ठी करने में और आयोजनों में खर्च कर रहे हैं। शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद बाघ की दहाड़ सुनाई पड़ी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 बाघों को पार्क में रिलीज किया। जैसे ही बाघ पिंजरे से निकला, दहाड़ता हुआ बाड़े में भागा। जिन 2 बाघ को पार्क में छोड़ा गया है, इनमें एक बाघिन को माधवगढ़ और एक बाघ को सतपुड़ा से लाया गया। वैसे 3 बाघ को पार्क में छोड़ा जाना था, लेकिन कम उम्र के कारण बाघिन को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। बाघिन की उम्र 2-2.25 साल के लगभग है और पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी ने कहा कि अगर बाघिन नहीं मिली तो यहां से कोई दूसरी बाघिन को भेजेंगे। बाघों को रिलीज करते समय सीएम और सिंधिया के अलावा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, वन मंत्री विजय शाह, सांसद KP यादव भी नेशनल पार्क में मौजूद थे। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, शिवपुरी जिले के लिए, पूरे इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज 2 बाघ आए हैं, एक मेल एक फीमेल। दूसरे चरण में 3 और लाए जाएंगे। वापस यहाँ बाघ लेके आ रहे हैं, टाइगर लेके आ रहे हैं, और अभी आज हम एक मेल और एक फीमेल छोड़ रहे हैं और 3 और हम बाद में लेकर के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और लोकल टूरिज्म के लिए यहाँ टाइगर आने से इस क्षेत्र का वास्तव में विकास हो। ये टाइगर जिसको हमने लोकेट किया वो हमारे सामने तो आई, लेकिन वो तेजी से हाथी को देखकर जो है घने जंगलों में चली गई। उसका अभी फिर से लोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि वो टाइगर्स हमको नहीं मिलती है तो उसी के अनुरूप जो अन्य टाइगर्स अन्य क्षेत्र में उपलब्ध है उसको टारगेट कर उसको टैगलाइज करके और वहां पर भिजवाया जाए। दिल्ली दौरे से सीएम भूपेश वापस रायपुर लौटे और दिल्ली में सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि रायपुर में सितंबर में G20 समिट के तहत होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रायपुर आएंगे। इसके साथ ही GST कंपनसेशन के लिए प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग की। साथ ही बताया कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश के
फाग गीत को की तारीफ की। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के रावण वाले बयान पर कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है। जनगणना कराने की बात मैंने की। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो कोयला में जो पेनाल्टी रॉयल्टी के रूप में 4170 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है भारत सरकार के पास, उसे वापस देने की बात। तीसरा, क्योंकि हम लोग मेट्रो रेल के बारे में यहाँ विधानसभा में बजट में हमने घोषणा की है, हमारा सरकार से भी हम लोगों ने चाहा है कि वो हमें मिल जाए। ऐसे 3-4 मुद्दे थे जिसके बारे में चर्चा की कि जीएसटी जो बंद हो गया तो उससे हमारे राज्य को उत्पादक राज्य है, इसका नुकसान हो रहा है, तो उससे हमको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की होली के बारे में भी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि खूब आप फाग गीत गा रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी सितंबर माह में उसकी बैठक का आयोजन होना है, उसमें सब लोग आएंगे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के आरोपों पर कहा है कि राम की असली सेना सीएम भूपेश की सेना है और बृजमोहन अग्रवाल रावण है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 15 साल में राम की मूर्ति नहीं बनाई। वे दिन में राम राम करते हैं और रात में 2-2 पैग लगाते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ परिहार से बात करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि 2023 में जनता फिर से भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को राम की सेना बताते हुए रावण की सेना से युद्ध लड़ने की बात कही। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल शुरू हो चुका है और भाजपा सीधे तौर पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये रावण की सेना है। आज पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हम राम की सेना है और रावण की सेना को हराना है। और इस वक्त मेरे साथ मंत्री कवासी लखमा जी हैं। लखमा जी, बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि आप लोग जो है रावण की सेना है, क्या सही में रावण की सेना है आप लोग? बृजमोहन अग्रवाल को 15 साल में याद नहीं आया राम का। अभी वोट पहुंच रहा है तो दिन को राम का बात करेंगे और शाम को 2-2 पैक मारेंगे। ये है वो बीजेपी। असली सेना भूपेश बघेल का सेना राम का सेना है। कौशल्या उसके राम का माँ का मंदिर बनाने वाला असली सेना है। भूपेश बघेल का सेना राम है। असली रावण ये बृजमोहन है। ये जनता का लूटने वाला रावण है। हम लोग जनता को सेवा करने वाला रावण है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये जन जन तक ले जाना है। ऐसे में आप लोग कैसे आम जनों को बताएंगे कि हम रावण की सेना नहीं, हम राम की सेना है? ये छत्तीसगढ़ का जनता, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया भूपेश बघेल दिल से गुस्सा है। इसलिए बृजमोहन अग्रवाल ये सुना पहुंचते पहुंचते आधा पागल हो जाएगा कि असली राम का सेना भूपेश बघेल का सेना है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि असली राम की सेना जो है भूपेश और कांग्रेस है। अब देखना होगा कि किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार होता है, ये कब खत्म होता है और कहीं ये चुनावी मुद्दा बनेगा तो जीत और हार किसकी हो रही है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कोंडागांव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि एक लंबे समय के बाद कांग्रेसियों के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी जयस्तंभ चौक पर धरना देते हुए नजर आए। कांग्रेसियों ने का ये धरना केंद्र सरकार के LIC SBI का पैसा अडानी ग्रुप में निवेश करने के विरोध में किया गया। और इस दौरान PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार LIC और SBI जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में जमा निवेशकों की करोड़ों राशि को जानबूझकर अडानी ग्रुप में निवेश कर रही है, जिससे देश के करोड़ों लोगों की बचत जोखिम में। जनता के, आम जनता का पैसा, खून पसीने का पैसा स्टेट बैंक और LIC में जमा है। आम जनता के पैसा मोदी जी के मित्र अडानी के कंपनियों में पैसा लगाया जा रहा है। मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावित लोगों के साथ ही 1 लाख से भी अधिक की भीड़ इकट्ठा होने का दावा कर रही है।
इसकी तैयारी और रणनीति के लिए प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन कल रायपुर पहुंचेंगे और प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों, संभागीय और जिला प्रभारियों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय नेता या फिर केंद्रीय मंत्री को भी बुलाने की तैयारी है। भाजपा के प्रदर्शन पर कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी बेवजह मुद्दा उठाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा। 15 मार्च वो ऐतिहासिक दिन जब लाखों गरीब परिवारों का फॉर्म लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। लाखों लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश नेता लगातार बैठकों का दौर जारी है। पंचायतों में बैठकें हो रही है, विधानसभा स्तर पर बैठकें हो रही है, जिला और प्रदेश स्तर पर बैठक हो रही है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। रमन ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते का बजट 3000 करोड़ रुपए होना चाहिए था, लेकिन 250 करोड़ कर दिया गया है। वहीं बृजमोहन ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। आज 51 महीने बीतने के बाद भी उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। भाजपा के आरोप पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी से बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा भी छिन गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। साथ ही बेरोजगारी भत्ते की राशि अनुपूरक बजट में आएगी। कांग्रेस का बजट है, जिस प्रकार से होली पर चुटकुलेबाजी होती है, होली पर लोगों को इसके साथ मजाक किया जाता है, वैसा मजाक वाला, वैसे चुटकुलेबाजी वाला यह बजट आया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता उमेश पटेल जी जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि 18 लाख से ज़्यादा लोग रोजगार के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो फिर ये बेरोजगारों के साथ में क्रूर मजाक है। जनता पार्टी के नेता जिन लोगों को उस्का रहे थे, जिनके आंदोलन में जा रहे थे, जिनको भड़का रहे थे, अब वो भी फुस हो गया। अब जिन लोगों से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करवा रहे थे, उन्हीं लोग अब जिंदाबाद कर रहे हैं। तो इनका अब दिमाग काम करना बंद कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, SC, ST, OBC वर्ग पर अत्याचार और अडानी मामले में सरकार की चुप्पी के विरोध में कांग्रेस भोपाल में 13 मार्च को राजभवन का घेराव करने की तैयारी में जुटी है। जवाहर चौक से लेकर सभी नेता पैदल मार्च करते हुए राजभवन की ओर कूच करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान PCC चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल समेत कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। आंदोलन में मालवा निमाड़ के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। देश में 13 तारीख को यानी सोमवार को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के आवास राजभवन पर कांग्रेस पार्टी ने एक विशाल मार्च और राजभवन का घेराव कार्यक्रम आयोजित किया है। राजभवन का घेराव करेंगे और राज्यपाल महोदय के माध्यम से जो देश में चल रहा है और जिस तरह से पूरे देश में एक तरफ जहां अडानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति रही, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह से उनके शेयरों में कूटनीति रची गई, और जब एक रिपोर्ट के माध्यम से देश की जनता को पता पड़ा तो उसके बाद अचानक अडानी के शेयर गिरना शुरू हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया परिवार की छतरी पहुंचकर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के 78वीं जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने छतरी परिसर में राजमाता स्वर्गीय विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान CM शिवराज और सिंधिया ने धर्मगुरुओं का पुष्पहार और शॉल श्रीफल भेंटकर सम्मान किया। ग्वालियर में कटोरा ताल मार्ग पर स्थित सिंधिया राजघराने के छतरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भजन कीर्तन से माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, VD शर्मा, सांसद विवेक शेजवलकर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मेरे पूज्य पिताजी के 10 मार्च का उनकी जन्म जयंती का दिवस उन्हें समर्पित है। इन सभी कार्यक्रमों के आधार पर और आप सब लोग भी आए
आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने कष्ट लेकर अलग अलग जिलों से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम हृदय से ऋणी हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती बेहद खास रही। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत आधा दर्जन से भी ज्यादा मंत्री यहाँ मौजूद रहे। तो वहीं सबकी नजर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया की टोपी पर थी। मराठा सरदारों के मुताबिक इस टोपी का इतिहास 300 साल पुराना है। जब भी महाराजा राज परिवार का कोई भी उपस्थित होता है या मराठा समाज का कोई भी व्यक्ति उपस्थित होता है तो वो परंपरा के अनुसार टोपी लगाना उसके लिए अनिवार्य है। तो उसी परंपरा को हम निभाते हैं और उसी के अनुरूप आज ये महाराज की जयंती पर और सिंधिया परिवार का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें टोपी धारण करना हमारे लिए आवश्यक है। सिंधिया परिवार की परंपरा है, 300 वर्ष पुरानी परंपरा है। बैतूल पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बच्चों के साथ गेड़ी नृत्य किया। मंत्री के साथ सांसद दुर्गादास उइके ने भी गेड़ी नृत्य किया। अपने नृत्य पर कृषि मंत्री ने कहा कि गेड़ी नृत्य हमारी परंपरा है। तो बचपन की याद आ गई तो वो इच्छा हुई कि कर ले, लेकिन इतने साल बाद गेड़ी पर चलकर बहुत आनंद आया। अपना बचपन याद आ गया तो हम बचपन में चले गए, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कवर्धा के कुंडा थाना क्षेत्र के सहा मालगी गांव में गन्ने की फसल में आग लग गई और आग में 2 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। घटना से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आग की सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश था। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, इसके बाद भी दमकल की कोई टीम नहीं पहुंची। खंडवा के सरकारी अस्पताल की चौखट पर एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन किसी डॉक्टर, नर्स या स्टाफ ने ध्यान तक नहीं दिया। आधे घंटे तक दर्द झेलने के बाद उसने अस्पताल के गेट पर ही बेटी को जन्म दिया। शहर के हातमपुरा की रहने वाली समरीन को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया था, लेकिन समय पर उसे भर्ती नहीं किया गया। कागजी कार्रवाई के चक्कर में इंतजार इतना बढ़ा गया और आखिरकार अस्पताल के गेट पर ही डिलीवरी हो गई। बहन को लेके आए थे समरीन को, मतलब यहाँ लेके आए और हमने कई सरों को बोले, प्रयत्न करे, मैडम को बोले तो कोई आया नहीं है। 10-15 तक के देर तक के मरीज दर्द के मारे चिल्लाता रहा और जब अपनी डिलीवरी हो गई। संपर्क करे, कोई आया ही नहीं। बोले चिट्ठी बनाओ या रसीद बनाओ, बहुत तकलीफ हुई हमें। जस्ट आई अभी और उधर पोर्च में वहाँ पे उसके ऑटो से उतरी और वहाँ डिलीवरी हो गई और हमारा लेबर रूम यहाँ है, हमको नहीं पता। यहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम लग रहा, तो मैं जा रही तो वो भैया इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा, बहुत बुरी बुरी। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के परिजन इन दिनों चोरों से परेशान हैं। चोर वार्ड के अंदर घुसकर परिजनों के पर्स, मोबाइल फोन और दूसरी कीमती चीजें चुरा ले जाते हैं। ज्यादातर चोरियां देर रात को हो रही हैं और जब मरीज के परिजन वार्ड या फिर वार्ड के बाहर सो रहे होते हैं और इसी समय ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको मैंने कई बार आगाह भी किया है और चूँकि सिक्योरिटी का ठेका एक संस्था को दी गई है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के सामानों की चोरी का वो ध्यान रखे, चोरी ना होने दें, लोगों को अनवांटेड लोगों को अंदर आने ना दिया जाए। ये पहले से इंस्ट्रक्टेड है, लेकिन कहाँ चूक हो रही है इस बारे में मुझे जो सिक्योरिटी संस्था है उससे बात करनी होगी। सतना शहर के बैंक कॉलोनी में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। 6 से अधिक युवकों ने कॉलोनी के 2 घरों में जमकर तोड़फोड़ की। नशे की हालत में बदमाशों ने एक स्कूल संचालक के घर में तांडव मचाया और घर के बाहर खड़े बाइक और कार में तोड़फोड़ कर दी। राज्य शासन ने लंबे समय से नजूल जमीन पर काबिज लोगों को 152% की राशि जमा कर पट्टा देने की योजना बनाई है और शासन की इस योजना का लाभ लेने के लिए रायगढ़ शहर में अनायास अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है और कॉलोनियों में न सिर्फ नजूल जमीन पर कब्जे की शिकायतें बढ़ी बल्कि कई बस्तियों में अवैध निर्माण भी पाए गए हैं। नगर निगम के भवन निर्माण विभाग ने 1 अप्रैल से लेकर 28 फरवरी तक अवैध निर्माण की 180 से अधिक शिकायतें दर्ज की हैं। सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग सही नहीं होने के चलते जो वास्तव में हितग्राही हैं वो हमेशा से ही छूट गए हैं। तो उसी तहत इस योजना में भी वही हुआ है।
अतिक्रमण हो रहा है और बेजा कब्जाधारियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अतिक्रमण कर रहे हैं अभी लगातार शहर में देखने को मिल रहा है। उस पर कल ही हमारे नजर विभाग के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया है, कार्रवाई कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं उसको खास करके प्राथमिकता के साथ 152 के तहत उसको लाभ मिलेगा। एमपीपीएससी के टॉपर रहे एसडीएम हर्षल चौधरी विवादों में फंस गए हैं। दरअसल हर्षल चौधरी विदिशा जिले के लटेरी में एसडीएम है। यहां पर मसूरी के पंचायत सचिव जगदीश धाकड़ ने एसडीएम पर मारपीट का आरोप लगाया। इसे लेकर पंचायत सचिव संघ ने भी कलेक्टर के नाम जनपद सीईओ को कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दिनांक 7/3/2023 को ग्राम पंचायत मसूरी में एसडीएम साहब जांच हेतु गए थे। शिकायत थी, उससे बातचीत करत में मेरे कान पकड़ो और लपाड़ो सुनतो एक में सीसी रोड की पूछत में अचानक कान पकड़ो और थपाड़ो था और गाली। ग्राम पंचायत मसूरी से ग्रामीण जनों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो एक प्रचलित रोड है वहाँ पे लगभग 20 मीटर की रोड है, तो मेरे द्वारा उसको बोला गया कि अगर इसमें अनियमितता पाई जाती है तो आपके विरुद्ध एफआईआर होगी। और उस जिस समय शिकायत प्राप्त हुई थी तो एक जांच दल गठित किया है सीओ साहब की अध्यक्षता में। उसमें एई को रखा है, संबंधित इंजीनियर को रखा है और उसमें लगभग 4,60,000 रुपए करीब की एक अंदाजन अनियमितता पाई जा रही है। उसकी जांच के लिए दल गठित कर दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी रिटायर हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने पर हाईकोर्ट में परंपरागत तरीके से उनके सम्मान में ओवेशन रखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, एडवोकेट और सभी साथी काफी मिलनसार हैं। केस के फैसले के बारे में हो या फिर किसी दूसरे मुद्दे पर सभी के सहयोग से आसानी से काम हो पाए। जबलपुर की 4 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर काबिज कांग्रेस इस बार महापौर चुनाव में भी जीत के चलते आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साहित है। जबलपुर की नगर सत्ता में काबिज कांग्रेस इस चुनावी साल में जनता को अपने विकास का विजन दिखाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे आने वाले चुनाव में नतीजे उनके पक्ष में हो। इसका चुनाव सामने है, निसंदेह सामने है और हम लोग लगातार इस बात के लिए काम कर रहे हैं और जबलपुर शहर हमारा बेहतर हो, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग जैसा काम करेंगे उस तरीके से हमारी पार्टी को आम जनता वोट देगी। उम्मीद कर रहे हैं जनता को। एक चीज आप बताओ, 8 महीने हो गए, 8 महीने में इनकी एक भी उपलब्धि बता दो कि नगर निगम के द्वारा कोई काम किए हो इन्होंने। मध्य प्रदेश में पीएससी मेंस और पटवारी भर्ती परीक्षा की तारीखों के क्लैश होने से हजारों अभ्यर्थी परेशान हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जिन छात्रों ने एमपीपीएससी मेंस का आवेदन दिया है उन्होंने पटवारी परीक्षा में भी आवेदन किया है। ऐसे में कई आवेदकों की परीक्षा तिथि आपस में क्लैश हो रही है। इसके लिए स्टूडेंट्स ने एमपीपीएससी से अपनी विशेष परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग की, जिससे पटवारी परीक्षा और विशेष मेंस की तारीख क्लैश न हो। परिवहन विभाग के जुर्माने को लेकर बनाए गए प्रस्ताव को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दी और इसके बाद इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर अपनी मनमर्जी और गलत तरीकों से वाहन चलाने वालों पर पहले से भी ज्यादा सख्ती दिखा सकेगी। रायगढ़ में निजी और सरकारी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू हो गई है। जिले के स्कूलों में इस बार आरटीई के कोटे की 4,265 सीटों पर दाखिला होगा। खास बात यह है कि सीटें खाली न हो, इसके लिए इस बार प्राचार्य को नोडल अधिकारी बनाए गए। आरटीई के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी पेमेंट हो जाता, तो स्टाफ पेमेंट वगैरह और स्कूल का मैनेज जो होता है उसी को उससे मैनेज कर पाते। हाँ, भुगतान नहीं मिलने के कारण सब दुखी हैं सर। प्राइवेट स्कूल हम लोग को तो कहीं से कुछ अलग से और मिलता नहीं है, यही हमारा जरिया है। और इस साल बच्चे का स्टैंड भी कोरोना के बाद कम हो गया है, तो स्कूल को थोड़ा सा उस स्तर पे ले जाना थोड़ा तकलीफ हो रहा है। आरटी के तहत दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 6 मार्च से पोर्टल खुल गया है और इसमें बच्चे ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में भर सकते हैं। इसकी जानकारी भी शासन स्तर को दिया गया है और हमारे सेक्शन प्रभारी जाकर के वहां पर समाधान करने का प्रयास किया है।
नियमितीकरण की आस लगाए प्रदेश भर के अनियमित और संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सोमवार से आधा दर्जन संगठनों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। ये कर्मचारी संगठन अब ऑफिसों का कामकाज ठप कर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों के हित में शीघ्र निर्णय लेकर इन्हें इनकी 4 सूत्री मांग यथा नियमितीकरण को लेकर के कोई ठोस निर्णय ले। प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं पर एक समग्र चर्चा होगी और अनियमित आंदोलन को गति देने पर विचार किया जाएगा। अंबिकापुर जिले में सामूहिक नकल का मामला सामने आया, जहां पर केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और क्लर्क छात्रों को नकल कराते हुए पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण कर आरोपियों को नकल कराते हुए पकड़ा। अंबिकापुर जिले में होली से एक दिन पहले रिकॉर्ड शराब बिक्री हुई। आबकारी विभाग के मुताबिक जिले में 1,40 लाख से भी ज्यादा की शराब की बिक्री हुई है। आबकारी विभाग इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है। शासन ने सबसे पहले तो ये कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे और राजस्व के अन्य स्रोत क्रिएट करेंगे। आप ये देखिए कि घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। लोगों को रोजगार देने की बजाय उनको शराब पिलाकर उनको आपराधिक कृत्यों की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। शराबबंदी वहाँ का अध्ययन कर रही है। अभी ये कमेटी बिहार राज्य में भी जा रही है, वहाँ भी अध्ययन करेगी कि शराबबंदी के क्या दुष्परिणाम हुए और क्या उससे लाभ हुआ। जबलपुर मंडल के कटनी सिंगरौली खंड पर दोहरीकरण के काम के चलते 13 से लेकर 19 मार्च तक इस रूट की 3 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा 9 ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। निरस्त हुई ट्रेनों में भोपाल सिंगरौली, जबलपुर सिंगरौली और सिंगरौली निजामुद्दीन एक्सप्रेस शामिल हैं। और रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।